बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपने देखा कुरान पाक की ताकत और आपने देखा अल्लाह अकबर की ताकत के किस तरह पाकिस्तान ने अपने दुश्मन भारत को निस्तो नाबूद किया और उसका जो गुरूर था वो खाक में मिल गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कई दिन पहले ही दुश्मन को जो है वो बावर करा दिया था। वो दुश्मन को तंबीह की थी कि हमारे पास कैपेसिटी भी है, हम कर भी सकते हैं और हम जैसा करेंगे वो तुम्हें नज़र भी आएगा। और फिर बार बार दुश्मन की धमकियों और भावलपुर पे अटैक, फिर नूर खान एयरबेस पे अटैक के बाद जब DGI ISPR ने कहा कि अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो, तो फिर दुनिया ने खुद देख लिया कि ये जवाब कैसा था। दुनिया ने खुद देख लिया कि ये जवाब जब आया तो फिर भारत की क्या हालत थी, भारतीय मीडिया की क्या हालत थी और भारतीय हुकूमत जो है वो कहाँ पे खड़ी थी और भारतीय अवाम की क्या हालत थी। एक तरफ जब नूर खान एयरबेस पे अटैक होता है तो पाकिस्तानी अवाम नूर खान एयरबेस पहुँच जाती है, दूसरी तरफ इंडिया पे अटैक होता है तो इंडियन अवाम जो है, इंडियन जो मीडिया है वो दबक जाता है, अपने घरों में घुस जाता है और वो इलाके छोड़ के भाग जाते हैं। ये है जज्बा ईमानी, ये है जज्बा हुब्बुल वतनी और ये है जज्बा अपने मुल्क पे मर मिटने का कि पूरी अवाम जो है वो एक पेज पे थी, हुकूमत एक पेज पे थी, तीनों मुसल्लह अफ़वाज जो है वो एक पेज पे थी। और हमने देखा कि जब इंडिया को शिकस्त हुई तो उसने खुद जो है वो सीज़ फायर करने की दरख्वास्त की और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इंटरवीन किया और उनकी ट्वीट आई कि सीज़ फायर जो है वो दोनों वाले के दरमियान हो रहा है। लेकिन अब पूरी कौम जो है यौम तशक्कर मना रही है, यौम तशक्कर मना के पूरी कौम सजदा शुक्र कर रही है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाई और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी। नाज़रीन, हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे सरदार मसूद खान साहब, आप साबिक़ सफ़ीर हैं, साबिक़ प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर, और आपकी बड़ी गहरी नज़र है डिप्लोमेट्स पर और जो दुनिया में चेंजेस हो रही हैं, जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर नज़र रखते हैं। और स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं कि इस फतह के बाद पाकिस्तान कहाँ खड़ा है दुनिया में और पाकिस्तान को दुनिया किस नज़र से देख रही है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बताइएगा, एक तो आपको मुबारक हो पाकिस्तान की इस शानदार फतह पे, और अब सर पाकिस्तान जैसे कि सीज़ फायर हो चुका है और आप पुराना जानते हैं, आपने कई बार डील किया है इंडिया के साथ, किस हद तक सर ये सीज़ फायर जो है वो इस पर अमल दरामद जारी रहेगा और फिर दोबारा तो ख़तरा नहीं है इस दुश्मन से? सबसे तो पहले मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त अस्करी एतबार से, सियासी एतबार से, सफारती एतबार से आलमी बरादरी में बहुत बुलंद मकाम पे खड़ा है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान की फतह थी वो बिल्कुल वाज़ेह थी। और उसके बाद उसको न सिर्फ अहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की अफवाज ने सारी दुनिया को बताया और ज़राए इब्लाग ने बताया, बल्कि दुनिया ने इसे तस्लीम किया जी। और दूसरी ये है कि एक जंगबंदी का ऐलान हुआ है, जंगबंदी बहुत जल्दी में हुई है, उसमें बहुत से अमूर तय नहीं हुए। आज जो है DGMOs के राब्ते के बारे में मुझे मालूम नहीं कि अभी वो हो गया या नहीं हुआ, वो बहुत अहम है ताकि जो जंगबंदी की तफसीलात तय की जा सकें और जंग बंदी को किसी तरीके से पायदार बनाया जा सके। तो ये है, लेकिन इसके बाद जो है कई इशारे हैं अमेरिका की तरफ से मिला है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने इत्तफाक किया है कि वो एक गैर जानिबदार जगह पे वसीतर मामलात के ऊपर एक दूसरे से बातचीत करेंगे। और सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मुबारकबाद देने के बाद ये कहा है कि वो दोनों मुल्कों से तजारत करेगा। इस तरीके से उसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को मुसावी सतह पे खड़ा कर दिया है। और तीसरा जो बहुत ही अहम है वो ये कि उन्होंने कहा है कि वो मसला कश्मीर को हल करने में हमारी मदद करेंगे। इस तरीके से मसला कश्मीर एक मरतबा फिर हिंदुस्तान की हठधर्मी के बावजूद एक बैनुल-अक़वामी मसला बन गया है और बैनुल-अक़वामी रेडार स्क्रीन पे आ गया है। तो सरदार साहब, बिल्कुल ठीक आपने बात की कि ये सीज़ फायर जो है वो जल्दी में हुई है और अभी चीज़ें तय की जा रही हैं कि इस सीज़ फायर के तहत जो है वो क्या क्या चीज़ें किन किन अमूर पर डिस्कस होगा। तो हमारा तो दो तीन बड़े अहम पॉइंट है सर हमारे पास। तो हमारा मसला कश्मीर जो है वो हल होना चाहिए, हमारे पानी का मसला हल होना चाहिए, हमारी दहशतगर्दी का जो मसला है वो हल होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये तीनों जो इशूज़ हैं वो एड्रेस होंगे? उससे पहले जो है कुछ मराहल तय करने हैं। पहले ये कि ये जंगबंदी पायदार हो, जैसा कि मैंने कहा, और उसके लिए दोनों
तरफ़ेन का इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। दूसरा ये है कि ये देखा जाए कि एक एतमाद की फ़िज़ा है या नहीं है, कि मतलब दोनों मुल्कों में फ़रीक़ैन में एतमाद है या नहीं है, क्योंकि ये जो जंग है इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी बढ़ी है हिंदुस्तान की जाहिरियत की वजह से, क्योंकि अभी हम एक जंग से बाहर निकले हैं और हिंदुस्तान की जाहिरियत के नताइज हम देख रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। तो दूसरा ये है कि मुज़ाकरात से पहले मुज़ाकरात की ज़रूरत है, एतमाद साजी की ज़रूरत है। अभी तक उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया नहीं अदा किया जो उसने अमेरिका ने सफारतकारी की। उसके बाद उसने जो है कोई ऐसा इंदिया नहीं दिया कि वो कश्मीर के ऊपर गुफ्तगू करेगा, क्योंकि कश्मीर को वो दो तरफ़ा मामला समझता है। तो इस वजह से ये अमूर अभी हायल हैं, ये वो मंजिलें हैं जो हमने अबूर करनी है और उसके बाद जो है एजेंडा तरतीब देना है। आपने दुरुस्त निशानदही की कि पानी का मसला हल होना चाहिए, जो तजारती पाबंदियाँ पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं वो वापस लेनी चाहिए उन्हें, मैं बिलवास्ता तिजारत की बात कर रहा हूँ। और तीसरे ये है कि मसला कश्मीर के ऊपर संजीदा बामकसद और नतीजा खेज़ गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है सरदार साहब, आपने भी तो कई बार आपने ये इस अपनी जो सर्विस है उस दौरान आपने कई बार इनसे डील किया है भारत के साथ, और आप ये भी फरमा रहे हैं कि ये जो जंग बंदी है ये देरपा होनी चाहिए और इसमें इत्मीनान सादी जो है वो बड़ी ज़रूरी है सरदार साहब। तो सर आप समझते हैं कि ये देरपा होगा जो अमन है, जो इत्मीनान साजी है या जो जंग बंदी है? ये इस वक्त बहुत ही कच्चा और फ्रेजाइल नज़र आ रहा है, लेकिन चूँकि हिंदुस्तान को शिकस्त हुई और हिंदुस्तान मज़ीद नुकसानात उठाने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई भी मैदान हो, बर्री हो, फ़िज़ाई हो या टेक्नोलॉजी का हो या डिफेंस सिस्टम से वो हमने नाकारा कर दिए हैं, उसके बाद तैयारे तबाह कर दिए हैं, तो मज़ीद नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं। तो इस हद तक हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो इसके लिए जंगबंदी के लिए तैयार हो गया है और शायद ये सिलसिला आगे चले। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम को, अफवाज पाकिस्तान को और पाकिस्तान की क़यादत को और पाकिस्तान की तमाम सियासी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए और तैयार रहना चाहिए। हिंदुस्तान एक मरतबा फिर मुहिम जोई कर सकता है, तो इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि हिंदुस्तान ने खलूस नीयत के साथ जंगबंदी के ऊपर इत्तफाक़ किया है। वो शिकस्त की हालत में उसने जंगबंदी का ऐलान किया है। और दूसरा ये है कि ख़ुद जो भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में, और मुत्तहिदा अपोजिशन जो है या अपोजिशन की जो मुख्तलिफ जमातें हैं हिंदुस्तान में, उन्होंने मोदी हुकूमत को इस पूरी मुहिम के ऊपर जवाबदेह ठहराया है। और ख़ास तौर से वहाँ ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठ गई है कि जो जंगबंदी का ऐलान अमेरिका से क्यों हुआ, सदर ट्रंप ने क्यों किया, और ये भारत ने कैसे कबूल कर लिया कि कश्मीर दो तरफ़ा नहीं अब एक बैनुल-अक़वामी मामला है। और एक जो है वहाँ सब हिंदुस्तान में मायूसी है और एक किस्म का वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही सतह पर ला खड़ा किया है और उनके साथ उसका मुसावी, मुतवाज़ी और मुतवाज़न रवैया है। लेकिन सिद्धार्थ साहब, हमने तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है अमन की बात की है, और DGISPR की हम अगर देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उनके पैगामात देखें, उन्होंने बार बार जो है वो भारत को कहा था कि जारहियत ना करना, हमें आजमाना नहीं, लेकिन हम अमन चाहते हैं, अगर तुमने जारहियत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिर दुनिया ने देखा कि हमने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया। सिद्धार्थ साहब, अब सूरत हाल जो है, हमने फतह हासिल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जो भारत की शिकस्त है वो पूरी दुनिया ने देखी, तो पाकिस्तान सर कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हुआ है? पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो किस तरह काम कर सकते हैं? जो बाकी ममालिक हैं सर, उनके साथ हमारे जो राब्ते हैं, तल्लुकात कैसे रहेंगे? देखिए, अमन और सलामती सिर्फ एक मुल्क कायम नहीं कर सकता। जब दो मुतहारिब मुल्क हों, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनके दरमियान इस किस्म की शदीद जंग हुई हो जिसका ख़तरा था कि वो जौहरी जंग भी बन सकती है, तो सिर्फ पाकिस्तान जो है अमन और सलामती का ज़ामिन नहीं हो सकता। पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, वो उसका दिफा करेगा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत अपने दिफा के लिए।
लेकिन जो आपका दूसरा कि पाकिस्तान की दुनिया में स्टैंडिंग बड़ी है, वो अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके अलावा बैनुल-अक़वामी बरादरी में और अहम कैपिटल्स में जिसमें चीन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की और खलीजी रियासतें शामिल हैं। और दूसरे जो हमने दूसरे मिसाइल्स इस्तेमाल किए या दूसरी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, J-10C या दूसरे प्लेटफॉर्म्स थे, वो मगरबी ओरिजिन के नहीं थे। तो इस वजह से जो है ये एक दुनिया के लिए एक किस्म का झटका है कि इस तरीके से पाकिस्तान, जिसे बड़े अरसे से जो है हिंदुस्तान रोक रहा था कि उसे F-16 न दिए जाए या उसे मगरबी टेक्नोलॉजी ना दी जाए, उसने अपने बलबूते पर और चीन की मदद से ये जंग जीत ली है। बताइएगा, जारी बात है, आपने फरमाया कि ये जो अमन है, ये सीज़फायर जो है वो कितना देर पर रहेगा, ये बड़ा अहम सवाल है और ये बड़ा अहम नुकता है। लेकिन इस सारी सिनेरियो में सर आपको उम्मीद है, आप उम्मीद है कि मसला कश्मीर पर, हमारे पानी के इशू पर, हमारी दहशतगर्दी के इशू पर जो है आगे पेशरफ्त बढ़ेगी सर? हमारी जद्दोजहद होगी कि मसला कश्मीर हल हो और हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले कई बरस से, बल्कि अशरों से जो है बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया हुआ है और उसका एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, उसे मुनहदम करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पानी का मसला हल होना चाहिए। ये मसाइल सारे के सारे हल तलब हैं और इसमें अब इसमें यह है कि हमें कोशिश करनी होगी, ये हमारी इसका इन्हिसार सिफारती हिकमत अमली पे होगा। अभी वक्ती तौर पर अमेरिका की हमें मदद हासिल है, कम से कम अमेरिका जो है वो भारत को मनवाने की ये कोशिश करेगा। हमारी ये उम्मीद है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए और जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे आए तो ये हमारी सिफाती और सियासी चाबकदस्ती पे मुनहसर है कि हम किस तरीके से हिंदुस्तान को मनवाते हैं। हिंदुस्तान अभी जो है वो एक हाई हॉर्स पे है, एक रऊनत की एक बहुत बड़ी बुलंद सतह पे खड़ा है और वो इन मसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वो मुल्क के अंदर वैसे भी जो भारतीय सियासत में भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कश्मीर के मामले में तो अब पहलगाम के बाद वाज़ेह हुआ कि कश्मीर का कोई हिस्सा, जम्मू कश्मीर का कोई हिस्सा वो उसके हिस्से बखरे कर ले, वो उसका आर्टिकल 370 मनसूख कर दे, वो उसका हिस्सा न था, ना है, ना कभी बन सकेगा। लिहाजा इसका इन्हिसार हम पे है। एक और नुक्ते का मैं इजाफा करना चाहता हूँ कि इस वक्त हम जो अब मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को, अफवाज को, क़यादत को, लेकिन उसके साथ साथ ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी मईशत को मजबूत करें, क्योंकि इस वक्त हमारा जो है हिंदुस्तान से मुकाबला सिर्फ जो है वो अस्करी मैदान में नहीं है, माशी मैदान में भी। और पाकिस्तान अगर अपनी तमाम क़ुव्वतें मुजतमे करके एक बड़ी और ताकतवर माशी क़ुव्वत बन जाए तो फिर जो है हम सही मानों में हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकेंगे और सही मानों में हम इस पोजीशन में होंगे कि जनूबी एशिया में हम अमन और सलामती के लिए काम कर सकें और उसकी फ़िज़ा को बहाल कर सकें। बिल्कुल ठीक है सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेनी है एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि भारत को जो शिकस्त हुई उसमें बिल्कुल हमारी मुसल्लह अफ़वाज का बड़ा किरदार है, हमारी कौम का बड़ा किरदार है, हमारी जो इत्तेहाद है पूरी कौम का उसका बड़ा किरदार है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में खुर्रम दस्तगीर साहब, आप साबिक़ वज़ीर दिफ़ा हैं, उनसे बात करने जा रहे हैं कि इस फ़तह को हम कैसे सेलिब्रेट करें, इस फ़तह को हम आगे कैसे लेके चलें। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर, एक तो मुबारक हो आपको इस फ़तह पे पाकिस्तान की, और दूसरी बताइएगा सर कि अब ये सीज़ फायर हो चुका है तो व्हाट नेक्स्ट सर, हमारे जो इश्यूज हैं उनको हल करने के लिए ये जो अमन है वो बड़ा देरपा होना बड़ा ज़रूरी है। आप समझते हैं कि भारत इस सीज़ फायर पे कायम रहेगा? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हकीकत ये है कि सेलिब्रेट करने का एक ही तरीका है कि अल्लाह ताला के हजूर शुक्र का सजदा किया जाए। जी, नो डाउट कि अल्लाह ताला ने हमको 10 गुना बड़ा दुश्मन है जिसके खिलाफ अल्लाह ने हमें फतह दी है। जी। और हम एक लफ्ज सुनते थे, फतेह मुबीन, यानी एक साफ फतह दी है। वाज़े तौर पर नजर आया है कि पाकिस्तान को फतह हुई है और हिंदुस्तान जो है पसपा हुआ है। हिंदुस्तान को इसमें जो है जो पसपाई हुई है, सिर्फ ये नहीं है कि उनको अस्करी तौर पर पसपाई हुई है, उसके नतीजे में सदर ट्रंप ने अपने 2 ट्वीट्स में
पहली ट्वीट में एक सालसी का लफ्ज यूज किया है और दूसरी में कश्मीर का लफ्ज यूज किया है। अब ये दो लफ्ज हैं जो हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी के टुकड़े कर रहे हैं। ये दोनों चीजें ऐसी थी जिन पे वो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। सालसी पर वो शिमला मुआहदे के बाद से मानने के लिए तैयार नहीं होते कि कहते हैं बायलैटरल होगा। और कश्मीर का उन्होंने मामला उनके ख्याल में उन्होंने 2019 में इसको सेटल कर लिया, लिहाजा उस पर कोई बहस करने के लिए वो तैयार नहीं। लेकिन सदर ट्रम्प ने ये दोनों दरवाजे खोल दिए और ये दरवाजे तभी खुले हैं जब पाकिस्तान ने अपनी जो मेरी नजर में एक 2018 से 22 तक जो बुज़दिलाना मुसालियत की पॉलिसी थी उसको खत्म किया और ये फैसला किया कि वो पुरजोर और मुंह तोड़ और भरपूर जवाब देंगे हिंदुस्तान को, जो कि हमने दिया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें ये जो करम किया है हमारे पे। तो अब जो अगला चैलेंज है वो ये है कि इस अस्करी तनाव में कामयाबी के बाद भी जो है वो जो सिंतास मुआहदा है वो सस्पेंडेड है। पाकिस्तान का पहला जो स्ट्रेटेजिक एम है वो ये है कि हिंदुस्तान जो है इसके ऊपर वापस आए कि हम वो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके ऊपर जो है वो हम अमल करेंगे। दूसरा बिलाशुबा जो हमारा लॉन्ग टर्म कश्मीर का मामला है उस पर हम बात करेंगे और उस पे जो हिंदुस्तान ने उसका जो स्टेटस खत्म किया है उसको रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे, अगरचे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरी चीज जो है जो हमें करनी है आने वाले दिनों में वो ये है कि पाकिस्तान की जो सफारती और इबलागी हमारे पास एबिलिटी है उसको हमें इस्तेमाल करना है। जी बतौर एक जिसे हम कहते हैं दहशतगर्द रियासत और बतौर एक जिसे रोग स्टेट कहते हैं जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करवाती है, दहशतगर्दी को फाइनेंस करती है और उसके साथ ही पाकिस्तान में उन्होंने खुद उनका क्लेम है कि उन्होंने पाकिस्तान में दर्जन से ज्यादा लोगों को कत्ल भी किया है अपनी मर्जी से, असैसिनेशन कैंपेन किए। तो लिहाजा पाकिस्तान का चैलेंज जो है वो अब शिफ्ट हो गया है सफारती मुज़ाकरात की टेबल पर और इबलाग के महाज पर। तो ये दो जो अब महाज नए हैं सफारतकारी का और इबलाग का, जिसमें हमें सबको जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया है उसी इत्तेहाद को इस्तेमाल करते हुए और इसी महारत जिसका हमने अस्करी महाज पर इसकी हमने पूरी दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट किया है उसको सफारत में भी और इबलाग में भी इस्तेमाल करके इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने मकासद हल कर पाएगा। ठीक है खुर्रम साहब, जैसे कि हमने कर दिखाया, हम बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान अमन चाहता है और जहरियत नहीं चाहता, लेकिन जब अगर जहरियत की जाएगी तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जवाब क्या था। सर अब इस जवाब के बाद, सर इस फतह के बाद जो है आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में कितना इजाफा हुआ है और पाकिस्तान दुनिया में कहाँ खड़ा है? सर जी, पाकिस्तान की जो सफारती क्रेडिबिलिटी है उसमें चूंकि हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है जी, पाकिस्तान की सफारती साख में भी 10 गुना इजाफा हुआ है और दो लिहाज से। एक तो ये है कि ये मुल्क जो कहता है वो करता है, ये बहुत बड़ी बात है साख किसी भी मुल्क की है, ऐसे ही है। तो लिहाजा एक तो जो है हमने जो चीज कमिट किया वो हमने करके दिखाया। दूसरा जो इशू ये है कि हमने गालिबन जो हालिया सालों में सबसे बड़ा मुजाहरा किया है कि 21वीं सदी का जो मैदान जंग होगा उसकी जो जरूरियात हैं क्या हम उसको चलाने के अहल हैं या नहीं है, और हमने साबित किया है कि हम काबिल हैं। तो लिहाजा बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनके पास ये महारत और काबिलियत नहीं है वो पाकिस्तान से राब्ता करेंगे, वो सीखना चाहेंगे, तो पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग देने के हवाले से और दूसरा नॉलेज शेयर करने के हवाले से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है कि वो दूसरे ममालिक को जरूरत है इन जो स्किल्स की जो उनके पास नहीं है, और साथ ही जो है जो चाइनीज इक्विपमेंट को उड़ाने की और उसको इस्तेमाल करने की सलाहियत है उसके लिए बहुत दुनिया जो है वो पाकिस्तान से राब्ता करेगी। तो वो लोग जो पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना जी राइट ऑफ कर बैठे थे, अब दोबारा से वो पाकिस्तान की किताब खोलेंगे और पाकिस्तान से राब्ता करेंगे ये जानने के लिए कि ये सब जो अल्हम्दुलिल्लाह कारनामा हमने अंजाम दिया है इसके पीछे जो तालीम थी, इसके पीछे जो महारत थी, इसके पीछे जो ट्रेनिंग थी, जो एक चीज कम देखी गई, इसके पीछे जो
बैटल फील्ड इंटीग्रेशन थी, यानी उस मैदान जंग की जो तमाम जो उसके व्यूज था, जो मंजर खिंच रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली, उनको इकट्ठा करके अपने पायलट्स तक पहुंचाना, अपने मिसाइल्स की बैटरीज तक पहुंचाना, ये भी हमने किसी सदी में जैसे पहली दफा उसका इतना बड़ा मुजाहरा देखा है। जी, ऐसे ही खुर्रम साहब, जैसे अपनी ब्रीफिंग में डिप्टी एयर चीफ ऑपरेशन ने और जैसा साहब ने कहा कि सिर्फ रफाल जो है वो लेना ही काफ़ी नहीं, उसे चलाना भी चाहिए और ट्रेनिंग बड़ी मैटर करती है इस सारी सूरत में। और आपकी बात ठीक है कि अब पाकिस्तान की तरफ लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान से कैसे हासिल की जा सकती है। खुर्रम साहब, एक और चीज़ हमने देखी कि जो सबसे बड़ी और अहम चीज़ थी इस सारी सूरत हाल में कि वो हमारा था इत्तेहाद, हमारा सियासी इत्तेहाद और हमारी कौम का जो इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, वो बड़ा मैटर कर रहा था कि नूर खान एयरबेस पे अटैक होता है और पूरी जो कौम है वो निकल आती है नूर खान एयरबेस पे, और हमने देखा कि भारत से लोग भाग रहे होते हैं और हमारी कौम जो है, हमारे शहरी जो है वो नूर खान एयरबेस पहुंच जाते हैं जहां पे मिसाइल गिरा था। तो अभी सर इसको मजीद तकवीयत कैसे दी जा सकती है, इस इत्तेहाद को, सियासी इत्तेहाद को, कौमी इत्तेहाद को? सर जी, हुकूमत के पास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पास एक अल्लाह ताला के करम से नया दरवाजा खुला है कि वो जो मुश्किल तरीन काम है पाकिस्तान की सियासत में वो कर गुजरे। तो सबसे पहले जो है वो बलूचिस्तान के मामले में पेशरफ्त करनी है कि बलूचिस्तान में बैक वक्त हमें जो दहशतगर्द हैं उनका कला कमा भी करना है अस्करी तरीके से। हमें जो लोग पुरअमन जिद्दोजहद करना चाहते हैं उनसे गुफ्तगू भी करनी है। और तीसरी चीज ये है कि जो मिसिंग पर्सन्स के बारे में अब जो भी हमें कानून साजी करनी है वो करके हमें इस मामले को खत्म करके आगे बढ़ना है और बलूचिस्तान पे एहसास देनी है कि उस पर शामिल। इसी तरह मुआशरत में जो काम एक बड़ी देर से पेंडिंग है वो है जो निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है। तो अब हुकूमत के पास मौका है कि वो इस इत्तेहाद को पार्लियामेंट में जो हमें इत्तेहाद देखने में मिला है, तो लिहाजा ये मुश्किल काम जो है वो हमें करना है कि वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो बेहद जरूरी। तीसरी चीज जो हुकूमत ने करनी है और इसमें कि आइंदा आने वाले सालों में जो हमें पाकिस्तान के नौजवान मर्द और ख़वातीन हैं उनकी जो हमें स्किल्स डेवलप करनी है, उस स्किल्स डेवलप करने के लिए वफाक और सूबों को जिस तरह मिलकर काम करना है उस पर भी हमें बहुत मेहनत करनी है। और आखिरी काम जो है जो शायद बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज के दौर में जब हमने इतने मुश्किल काम अल्हम्दुलिल्लाह सर अंजाम दिए हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है उसमें एक तरमीम करके उसमें गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर को शामिल किया जाए ताकि उनकी जो फंडिंग है उसका भी हम एक मुस्तकिल इंतजाम कर सकें और साथ ही जो सूबों की जो एलोकेशन है उसके अंदर हम जो साबिक फाटा है उसको भी मुल्क के अंदर पूरी तरह इंटीग्रेट करने के लिए, उसको धारे में लाने के लिए जो हमें काम करनी है। तो ये भी एक मुश्किल सियासी बहस है जिस पर हमें, लेकिन ये कि अब हमारे पास ये मौका है, आइंदा चंद महीने हैं, खासतौर पे बजट का भी चंद हफ्ते बाद ही, बल्कि 4 हफ्ते से भी कम रह गए, कि वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आगे लेकर चलें और ये जो मुश्किल तरीन काम जो हमें सब लगता था कि नहीं हो सकते हमने वो करके दिखाए, तो हम इंशाल्लाह ये भी करके दिखा सकते। बिल्कुल ठीक है खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे लेने एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की फतह की, हम बात कर रहे हैं भारत की शिकस्त की और देरपा अमन की बात की जा रही है। और स्पेशली हमारे जो शाहीनों ने कारनामा कर दिखाया वो फ़िज़ाइया की तारीख में दुनिया जो है इसे कैसे देख रही है, इससे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, आप माहिर हैं सिक्योरिटी अमूर के, और फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं इंजा साकिब साहबा, वो भी सिक्योरिटी अमूर की माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। आपका शुक्रिया खालिद साहब। आप बताइएगा, आपने मेरे पहले प्रोग्राम में भी जो है वो इस बात की निशानदेही की थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है, पाकिस्तान के शाहीन जो हैं और पाकिस्तान का J-10C जो है वो कितना ताकतवर है, JF-17 कितना ताकतवर है, और हमारे जो मिसाइल्स हैं वो उनकी रेंज के मुतालिक भी आपने बताया था और अल्लाह ने ये सच कर दिखाया जो आपकी बातें थी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है। अब सर बताइएगा कि इस कामयाबी को आप कैसे देख रहे हैं और जो हमारे शाहीन हैं वो कैसे झपटे, थोड़ी सी स्टोरी बताइएगा कौम को सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का।
बहुत शुक्रिया कि आपने रेफरेंस दिया है मेरी पिछली बात का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुई। जी। और उसमें मैंने यही अर्ज किया था कि J-10C और J-17 ब्लॉक थंडर, हमारे F-16 और मिराजेस, दूसरा फ्लीट भी बहुत सीजनड है, मैं उनका क्रेडिट बिल्कुल नहीं उनसे ले सकता। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ये दो जहाज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा सबकत हासिल हो गई है, तो हम इंशाअल्लाह ताला हमारे आने वाले वक्तों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम उसका बहुत बेफिटिंग जवाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम को भी ये मुबारक हो, और पाक फ़िज़ाई को ख़ास तौर पर जिसकी इज़्ज़त में और इजाफा हुआ है। जहाँ तक आप मिशन के कॉम्बैट की बात कर रहे हैं, देखिए आपके नाजरीन को थोड़ा सा मैं रिफ्रेश करता चलूँ कि जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो एयरफोर्स पहली, जाहिर है सबसे पहले पाक फ़िज़ाइया कुछ 6 से 8 घंटे में आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मैं पूरे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के साहिलों से भी अंदर तक डिप्लॉय कर गई। और डिप्लॉयमेंट फाइटर जहाज़ों की नहीं सिर्फ होती, मैं सबको अर्ज करता चलूँ, ये पूरे फ्लीट होते हैं, 2 एयर रिफ्यूलर्स होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग होते हैं, जैमर्स होते हैं, तो बहुत सारी मशीनरी के साथ होना है। अब ये हम डिप्लॉय कर गए तो हिंदुस्तान ने, आपको याद होगा कि हमें 2 हफ्ते गेस्ट वर्क में रखा कि हम ऑफेंस करेंगे, हम पनिशमेंट दे देंगे, तो एयरफोर्स बहुत रेड अलर्ट रही ऑब्वियसली, और हम वेट करते रहे। फिर उनको क्विक याद आपको आ जाएगा कि 4 फेल का जो अटैम्प्ट हुआ था, हमने उनको ऑब्वियसली उनको डी वैल्यूएट या ओरिएंटेशन उनकी डिग्रेड कर दी, तो वो जाहिर उनको लैंड करना मिल जाए। भारत ने खुद क्योंकि इतनी क्रिएट कर दी थी ओवर ए पीरियड टाइम लोगों के जहनों में, तो ये हाइप क्रिएट होने के बाद प्रेशर उल्टा हुकूमत है हिंदुस्तान पर और उनकी एयरफोर्स पर या फोर्सेस पर, खासतौर पर मैं ज़्यादा एयरफोर्स की बात कर सकता हूँ, उन पर आ गया था कि कुछ करें। जी। फिर ज़मीन पर ऑपरेशन अभी करने की पोजीशन में नहीं थी इंडियन आर्मी, समंदर में थोड़ा बहुत उन्होंने किया, वो पकड़ा गया, पाकिस्तान नेवी ने डिटेक्ट कर लिया और रिपल्स कर दिया। अब एयर एक ऑप्शन बचती थी जहां पे आप सरप्राइज भी दे सकते हैं, आप कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स भी कर सकते हैं, टाइम भी अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, और जंग का पार्सा पलट सकते हैं आने वाली का, चाहे माहौल आप फेवरेबल भी बना सकते हैं और अनफेवरेबल भी बना सकते हैं। ये उनका मतलब था, उनका था शूटिंग करना, पाक फ़िज़ाइया के किसी जहाज को भी निशाना बनाना, ताकि एक तो अभिनंदन का हिसाब पूरा किया जा सके और आने वाली नस्लों को, प्रेजेंट हिंदुस्तानी कौम को भी 1.4 बिलियन लोगों को ये कहा जा सके कि हमने देखा बहुत बदला ले लिया। अब ज़ेन में मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलूँ कि हर जहाज पर एवरेज 4 से 6 मिसाइल लगे होते हैं, एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। बियॉन्ड विजुअल रेंज है कि आप बगैर पायलट दूसरे दुश्मन के जहाज को देखें, क्योंकि इंसानी आंख को 10 किलोमीटर से आगे। खालिद साहब, मैं वापस आता हूँ आपके पास सर, हमें जो है वो इंजा साकिर ने भी ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। इंजा, शुक्रिया वक्त देने का। बताइएगा, अभी खालिद साहब पूरी स्टोरी बयान कर रहे हैं कि हमारे शाहीनों ने कैसे मुकाबला किया, कैसे भारत के 5 जहाज जो है वो गिराए गए ऑल ऑफ सडन, और दुनिया की तारीख में, फ़िज़ाइया की तारीख में ये सबसे बड़ी डॉग फाइट है। इंजा, कैसे देखती हैं इस जो कामयाबी है पाकिस्तान की और जो कैपेबिलिटी है एयरफोर्स की स्पेशली, कि उन्होंने जो जंग का पांसा था वो पलट दिया? जी बेशक, के बतौर पाकिस्तानी कि हमारी अफवाज पाकिस्तान ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्मी ने, हमारी नेवी ने बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया है, नॉट जस्ट ऑफ माइट बट ऑफ स्ट्रैटेजी। सो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखने जाऊंगी और कौन सी ऐसी मिथ्स हैं जो कि डीबंक हुई हैं। सो सबसे पहली बात, हमारी PF ये स्टिल अनमैच्ड है। आप MM आलम के दौर से देखें और अभी तक देयर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड। हमारे स्काइज भी हमारे स्काइज हैं, उनके आसमान भी हमारे आसमान हैं। सेकेंड थिंग इज दिस कि देखें, पाकिस्तान इज नो प्रॉक्सी, नॉट फॉर द US, नॉट फॉर चाइना, नॉट फॉर इंडिया। बलोचिस्तान में कुछ नहीं कर सकते। हमने इंडिपेंडेंट फैसले लिए और हमने अपना सर बुलंद किया है। Also, the founder Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah was absolutely right. The partition ये सिर्फ एक political move नहीं थी, एक prophetic move थी। The need for Pakistan has now, मतलब मैं इन सारे न्यू लिबरल्स को ये कहना चाहूँगी कि अब समझ में आती है कि 2 नेशन थियरी क्यों फर्म रहती है, क्योंकि रिलीजन अलोन इज नॉट इनफ। हमने ये भी देखा कि इंडिया ने एक नैरेटिव की जंग क्रिएट करने के लिए, हवा बनाने के लिए वहाँ कर्नल सोफिया कुरैशी को भी दिखाया जी हम अपनी माइनॉरिटीज के साथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन नेशन स्टेट्स ऐसे बिहेव नहीं करते। ये जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और एक और चीज़ जो यहाँ मद्देनजर रखनी पड़ेगी वो ये कि देखें, हमें अपनी इस दफ़ा सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारी सिविल सोसाइटी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, बिकॉज मोर देन एवर ये रियलाइजेशन हुई है कि वहाँ 90 बिलियन का डिफेंस बजट है, हमारा 9 बिलियन का एक टोटल अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं। सो वी हैव डन मोर देन व्हाट वाज नीडेड जी।
एंड कन्वेंशनल स्ट्रेंथ इज नॉट इनफ। हमने देखे बड़े स्ट्रेटेजिक कैलकुलेटेड मेजर्स दिए। ठीक है। आर्टिकल 51 का यूएन का वो ये कहता है कि हमारे पास हर राइट टू डिफेंड है, जो कि हमने ठीक है खालिद साहब, आप बताइएगा सर, ये जो हमारी फतह है सर, इससे दुनिया इसे कैसे देख रही है सर, और दुनिया में जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, पाकिस्तान एयरफोर्स की, मुसल्लह अफवाज की, उसमें सर कितना इजाफा हुआ है? देखिए, इन पर्टिकुलर पाकिस्तान एयरफोर्स की तो पहले भी बहुत इज्जत है। मैं अपने ज़माने में एज ए यंग ऑफिसर पायलट में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ रिसालपुर में और दूसरी जगहों पे। हम बहुत सारे ब्रदर इस्लामी मुल्क और दूसरे जो दोस्त हैं उनकी ट्रेनिंग कैडेट्स को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को हम बड़े सालों से ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। ये इमेज ओवरऑल भी बहुत दुनिया में मैसेज चला जाएगा। जैसे अभी आप डॉक्टर साहब कह रही थी कि हम, अगर दुनिया ये समझने लगी थी कि हम इररिलेवेंट हो गए हैं, हमारी फोर्सेस रिलेवेंट हो गई है, तो हमने अपना रीगेन नहीं किया स्टेटस, बल्कि अपग्रेड किया है। अब दुनिया में हमें ये मैसेज दे दिया है कि न्यू नॉर्मल, हमारे मुल्क में इंटरफेरेंस जो है हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 8-10 महीने पहले ईरान की तरफ से इस तरह के अटेम्प्ट हुई थे, बहुत बिफ्टिंग जवाब दिया गया था। हमने उसको भी इसीलिए किया था कि कोई और ऐसा ना समझ बैठे। ठीक है खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो गया नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।